आज मैं उर्दू ड्रामा हमारे वक्त में, जिसके ड्रामा निगार हैं मरहूम शाहिद अनवर, दिल्ली का ड्रामा का आखिरी मंज़र, तीसरा एक्ट का पांचवा और आखिरी मंज़र पढ़ने की कोशिश की है और आप तक उसे पहुंचाने की हर मुमकिन मेरी कोशिश है। लेकिन इस कोशिश में साथ ही साथ मैं इस आखिरी एपिसोड में मगरबी बंगाल और हिंदुस्तान के चंद ऐसे अदाकार और हिदायतकार का तस्वीरें डाल रहा हूँ ताकि वो एक जगह जमा हो जाएं और शायद कभी किसी के याद में काम आ जाएं। बस आप तमाम हजरात से जिनकी तस्वीरें इसमें मौजूद हैं और जिनकी तस्वीरें इसमें नहीं आ सकी हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। जितनी तस्वीरें मेरे पास थीं मैंने उसे डालने की कोशिश की है। बस आप तमाम हजरात से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप लोग सब इसे शेयर कर ले। शायद कहीं न कहीं ये महफूज रह जाए और कभी किसी के काम आए। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आखिरी मंज़र, ड्रामा हमारे वक्त में, जिसके ड्रामा निगार हैं शाहिद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और पेश खिदमत है एक उर्दू ड्रामा हमारे वक्त में। ड्रामा निगार हैं मरहूम शाहिद अनवर, दिल्ली। और आज जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ ये इस ड्रामे का तीसरा एक्ट का पांचवा और आखिरी मंज़र है। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आखिरी मंज़र, मंज़र 5, एक्ट 3, ड्रामा हमारे वक्त में। कुछ घंटे बाद शालकी का ड्राइंग रूम। शालकी फ़ोन पर किसी से बात कर रही। हाँ, मुकुल तो सुबह ही सुबह निकल गए थे, अब तो आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, आज वही इंक्वायरी कमेटी का चक्कर था, उन्होंने ही बुलाया था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अम्बा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुकुल को तो भी समझना चाहिए। बट आई एम नॉट पॉलिसिंग हिम। कोई समझ नहीं पाता, या शायद मैं समझा नहीं पाती कि ये बात खुद मेरी जिंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है कि मुकुल वैसा ही बना रहे जैसा कि था। इट्स नॉट ओनली अबाउट लिविंग, इट्स अबाउट लाइफ। हाँ, पता नहीं, मैं आज पूरी कोशिश करूंगी। ओके, बाय। शालकी फोन रखकर कुछ सोचने लगती है। मुकुल थके थके कदमों से अंदर आता है। उसका लिबास वही है जो पिछले मंजर में था। हाथ में एक ब्रीफ केस है जिसे वो
आहिस्ता से सोफे पर रखता है और शर्ट के बटन खोलने लगता है। हो गई इंक्वायरी? हाँ। कितने मेंबर थे कमेटी में? 4। सब मिनिस्ट्री के थे? पता नहीं। क्या पूछा? मुकुल कोई जवाब नहीं देता। शालकी मुकुल का तनाव महसूस करती है और खुद ही जवाब देने लगती है। अरे क्या पूछा होगा? यही पूछा होगा कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। ऐसा आपने किसी के कहने पर किया या खुद ही फैसला ले लिया? कोई शिकायत थी तो अपने सीनियर अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? आपने हेडक्वार्टर को कितनी बार चिट्ठियां लिखी और किस चिट्ठी में क्या लिखा? अगर मुकुल टोकता है, उन्होंने ये सब नहीं पूछा, बस एक अंडरटेकिंग मांगी, एक माफीनामा। अंडरटेकिंग? माफीनामा? कैसा माफीनामा? यही कि मुझसे फिर ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूंगा। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी वाली बात कहाँ से आ गई? वो मेरी उस न्यूज़ बुलेटिन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ही मानते हैं। इंक्वायरी कमेटी में सब मस्करी जुट गए थे क्या? अंडरटेकिंग का क्या मतलब? हर कोई कैसे लिखवा सकता है कि आप आइंदा में ये करेंगे, वो नहीं करेंगे? अब कैसे कोई लिख सकता है कि आज के बाद उसकी जिंदगी इसी तरह चलेगी जैसा कि दूसरे चाहते? लेकिन मैंने लिखकर दे दिया। शालकी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। क्या? अंडरटेकिंग कि आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी हिस्सा नहीं लूंगा। वक्फा। शालकी मुकुल के बिल्कुल नजदीक आकर उसकी आंखों में देखती है। तो तुम्हारी दुनिया से, तो तुम्हारी दुनिया से अब कोई शिकायत नहीं रही? आखिर तुम क्यों चाहती हो कि सारी जिंदगी मुझे दुनिया से शिकायत रहे? इसलिए कि उसी शिकायत की वजह से मैंने तुमसे प्यार किया था। वो प्यार नहीं था, फिर वो खुदगर्जी थी। तुम मुझे नहीं अपने ख्वाबों से प्यार करती थी, अपने ख्वाबों से प्यार करती थी। तुम्हारे ख्वाब मेरे ख्वाब से अलग थे। अपने ख्वाबों से प्यार करना और वैसे ही ख्वाब देखने वाले किसी आदमी से प्यार करना, ये दोनों बातें अलग नहीं, उतनी अलग नहीं जितनी कि तुम समझने लगे हो। मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिया है। ये मत कहो कि तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया, ये कहो कि तुमने वैसा ख्वाब देखना छोड़ दिया है। हाँ, मैंने वैसा ख्वाब देखना छोड़ दिया है। उन ख्वाबों के बगैर तुम मेरे लिए क्या रह जाओगे? तुम जानते हो, एक शौहर नहीं,
बस एक प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं फिजिकली तो अवेलेबल हूं। और तुम जानते हो कि ऐसी औरतों को एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं फिजिकली तो अवेलेबल रहूंगी मगर इमोशनली नहीं। और तुम जानते हो कि ऐसी औरतों को क्या कहते हैं। याद है मैं तुमसे क्या कहा करती थी? मैं तुमसे कहा करती थी कि जब भी तुम्हारे चेहरे की तरफ देखती हूँ मुझे लगता है कि अभी मेरी आत्मा बची हुई है, लेकिन आज लगता है जैसे ये चेहरा मेरी आत्मा को मार डालेगा। मुझे तो बचना होगा, मुझे तो बचना है, मुझे तो बचना ही होगा। वो विंग की तरफ चली जाती है। मुकुल वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर बाद शालकी एक सूटकेस लेकर बाहर आती है। मैं जा रही हूँ। वो दूसरे विंग की तरफ बढ़ती है। मुकुल उसे जाते हुए देखता रहता है। साउंड ट्रैक पर वही नज्म सुनाई देती है, लेकिन इस बार सिर्फ शालकी की आवाज में नज्म। ये सब कुछ हमारे ही वक्त में होना था। ये सब कुछ हमारे ही वक्त में होना था कि वक्त को रुक जाना था थके हुए युद्ध की तरह। और कच्ची दीवारों पर लटकते कैलेंडरों को प्रधानमंत्री का फोटो बनकर रह जाना था। नज़म के ख़त्म होते ही तेज कदम भरता हुआ के दाखिल होता है। वो बहुत जोश में नज़र आता है। अपनी रो में वो मुकुल की हालत की भी परवाह नहीं करता है। मुकुल 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 मुकुल, ओ डार्लिंग माय डियर बास्टर्ड। सोचो सोचो मैं तुम्हें क्या बताने आया हूँ, वो सोचो। क्या? गैस करो। मुकुल उसकी तरफ चुपचाप देखता रहता है। माय डियर इडियट, पापा ठीक हो गए। क्या? तुमने एकदम सही सुना है, मेरे पापा ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक। कैसे? वैसे ही जैसे डॉक्टरों ने बताया था। अचानक, एकदम अचानक। मैं उन्हें बिस्तर पर लिटा रहा था कि मुझे लगा जैसे वो मेरा नाम ले रहे हो। वो सचमुच वो मेरा नाम ले रहे थे। जानते हो मुकुल, वो मुझे क्या पुकार रहे थे? ठीक वही जो मुझे बचपन में पुकारा करते थे। जानते हो, पापा के ठीक होते ही मैंने पहला काम क्या किया? मैं उस ब्लडी मिनिस्टर फॉर ट्राइबल्स वेलफेयर के पास गया और उसके मुंह पर कह दिया कि मैं अब इसकी फिल्म नहीं कर रहा हूं, कि मैं अब उसकी फिल्म नहीं कर रहा हूं। क्या? हाँ। और ये कहने के बाद मैंने अपनी जेब से उस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और फाड़ दिया, बिल्कुल पुर्जा पुर्जा। पापा की वापसी सेलिब्रेट करने का कोई और तरीका मेरी समझ में नहीं आया मुकुल। के हल्के हल्के कदम भरता हुआ मुकुल के बिल्कुल करीब जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, झंडा ऊंचा।
झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। फेड आउट, पर्दा गिरता है, ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। ये ड्रामा के सारे मनाजिर मैंने आपके लिए पढ़े, आप तक मैंने पहुंचाया। ये एक किताब में शामिल है। इस किताब का नाम है B3 और मुसन्निफ़ हैं शाहिद अनवर। किताब की कीमत है 200 रुपये। शाहिद अनवर तो नहीं रहे, लेकिन उनकी किताब बाकी है। अगर आपके समझ में आता है कि ये ड्रामा आपको खेलना चाहिए तो आप रुजू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अर्शी पब्लिकेशंस, D829 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095 इंडिया। मोबाइल नंबर है 9899706640। ईमेल है अर्शी पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। किताब का नाम B3। ड्रामा निगार हैं शाहिद अनवर। एक छोटा सा तारुफ उनका पीछे लिखा हुआ है, वो भी मैं आज के इस आखिरी हिस्से पे पढ़ देता हूँ। नाम शाहिद अनवर, जाए पैदाइश सहसराम बिहार, तालीम MA अंग्रेज़ी अदब, शगल इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत हिंद, एजाज़ात मोहन राकेश सम्मान 2005 ईस्वी में साहित्य कला परिषद दिल्ली, हम सब गालिब अवार्ड 2006 ईस्वी गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। तख्लीकी सफ़र, अफसाना निगारी से शुरुआत, मुल्क के मुअक्कर रसायल और जराइद में अफसानों की इशाअत, आहंग गया में अफसानों पर एक खुसूसी गोशा, 10-15 सालों से थिएटर से मुंसलिक, उर्दू और हिंदी के अहम रसायल में ड्रामों की इशाअत, दिल्ली की मुख्तलिफ नाटक मंडलियों की सरबराही, कौमी आवाज़ दिल्ली, इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली, खलीज टाइम्स दुबई, जनसत्ता दिल्ली और सहारा समय दिल्ली में थिएटर पर तबसरा के कॉलम, मुख्तलिफ अखबारात और रसायल में थिएटर और फिल्म के मौज़ूआत पर मज़ामीन, साहित्य कला परिषद के भारतेंदु नाट्य समारोह 2002 और 2007 में गैर ज़रूरी लोग और B3 और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भारतीय रंग महोत्सव 2003 में स्वप्ना का सपना की शिरकत, तहरीर करदा ड्रामों की दिल्ली उर्दू एकेडमी के सालाना ड्रामा फेस्टिवल में मुसलसल शिरकत, ETV उर्दू के लिए टी साहब और अजब मिर्ज़ा गज़ब मिर्ज़ा जैसे सीरियल्स के मंजरनामे और मुकालमे लिखे। तो ये था उनका छोटा सा तारुफ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आखिरी मंज़र यानी कि थर्ड एक्ट का 5वां सीन भी उतना ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो SM राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए।